Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss some of the important MCQ from Fundamental Rights and State. This is the part 2 of Constitution of India video. Okay then, let's start. So the first question is, the term other authorities as given under Article 12 includes. Options are, such bodies are functioning as agent of the executive government only. All authorities are created by constitution or statute and person on whom powers are conferred by law. None of the above या फिर all of the above. क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो अदर अथॉरिटीज़ है आर्टिकल 12 में जो इंक्लूड है अदर अथॉरिटीज़ जो लिखा हुआ है टर्म, उसके अंदर कौन कौन से बॉडीज आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी. ऑल अथॉरिटीज़ आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड और स्टैट्यूट एंड पर्सन ऑन हुम पावर्स आर कॉन्फर्ड बाई लॉ. तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12. कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कि कौन कौन से स्टेट के अंदर आएंगे, कौन कौन से स्टेट के अंदर आएंगे जो कि डिफाइन किया गया है, जो कि बताया गया है आर्टिकल 12 में. ऑप्शंस आर रेलवे बोर्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जुडिशियरी, यूनिवर्सिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. जो रेलवे बोर्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो भी स्टेट के अंदर आएंगे, जुडिशरी भी स्टेट के अंदर आएगी, यूनिवर्सिटीज़ भी स्टेट के अंदर आएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट एन अथॉरिटी मस्ट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट. इनमें से कौन से स्टेट नहीं कहलाएंगे? तो क्या है ऑप्शंस, क्या है आपके पास? ऑप्शन ए इज ONGC, बी इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी हो जाएगा NCERT या फिर डी केरला लेजिस्लेटिव असेंबली. कौन से जो हैं वो स्टेट के अंदर नहीं आएंगे, जो स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे? वो ऑप्शन हो जाएगा आपका NCERT. NCERT इंक्लूड नहीं होगा स्टेट के अंदर में. ठीक है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 वॉज लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13. ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला. तो कौन से केस में जो प्रोविज़न है अमेंडमेंट का आर्टिकल 368 के अंदर, वो कहा गया था कि ये लॉ है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13. तो ये कहा गया था आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस में. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म लॉ इन फोर्स इन क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 13. जो आर्टिकल 13 की क्लॉज 3 में लॉ इन फोर्स दिया गया है टर्म, उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, ओनली स्टैट्यूटरी लॉ, कस्टम एंड यूसेज ओनली, बोथ ए एंड बी या फिर न्यूली फॉर्म पब्लिक ऑर्डर ओनली. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. मतलब ये स्टैट्यूटरी लॉ भी होता है और कस्टम एंड यूसेज भी होता है. ठीक है, इसके अंदर जो लॉ इन फोर्स है उसकी वो किसके बारे में बात करता है? स्टैट्यूटरी लॉ के बारे में बात करता है और कस्टम एंड यूसेज के बारे में भी बात करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ऑप्शंस आर become completely void, not void, become void from the date of commencement of constitution insofar as they are inconsistent with the fundamental right या फिर none of the above. पूछ रहा है 13 क्लॉज 1 में जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है वो क्या बोलता है? तो ये बोलता है कि वो void हो जाएगा उसके पहले कोई भी ऐसा लॉ जो कि इस पार्ट से, मतलब कि फंडामेंटल राइट के पार्ट से, जो पार्ट 3 में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट, उससे वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है. तो इसलिए वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ऑप्शंस आर includes law amending the constitution, does not include a law amending the constitution,
states that the state shall not make any law which takes away or abuses the fundamental right, या फिर none of the above. तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि the state shall not make any law which takes away or abuses the fundamental right. स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि किसी भी इंसान के, किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, ठीक है, या फिर उसको छीने उससे. 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहती है, ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल राइट्स हैव retrospective effect, have no retrospective effect under article 13 clause 1 or 13 clause 3 sub clause B, या फिर have only future effect, या फिर none of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका have no retrospective effect under article 13 clause 1 और 13 clause 3 sub clause B, ठीक है. So the next question is, in Kesavanand Bharati versus State of Kerala, it was held that केशवानंद भारती के केस में क्या हेल्ड किया गया था? तो ऑप्शंस आपके पास. अंडर द अमेंडेड आर्टिकल 368 ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग दोज इंश्राइंड फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड. क्या ये बोला गया था कि आर्टिकल 368 के अंदर अगर फंडामेंटल राइट को जो इंश्राइंड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको भी अमेंड कर सकते हैं, या फिर ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, या फिर बोला गया था फंडामेंटल राइट्स हैव द प्राइमेसी एंड सुप्रीमेसी देन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं बोला गया था. तो इसका आंसर हो जाएगा, बोला गया था कि आप आर्टिकल 368 के अंदर फंडामेंटल राइट को भी अब चेंज या फिर अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए. अंडर द अमेंडमेंट आर्टिकल 368 ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग दोज इंश्राइंड फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड, ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्टिकल 14 guarantees equality before law and equal protection of law to all persons living within the territory of India, all Indian citizens living in India, all persons domiciled in India, all persons natural as well as artificial. क्या हो जाएगा इसका आंसर? आर्टिकल 14 जो गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किन किन लोगों को दिया जाता है इंडिया के अंदर? क्या वो सबके पास है जो भी टेरिटरी में रह रहे हैं, या फिर ओनली इंडियन सिटीजन, या फिर पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, या फिर ऑल पर्सन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. जो भी इंडिया के टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं उनको इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ गारंटी किया जाता है एज पर आर्टिकल 14, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. आर्टिकल 14 lays down that state shall not deny to any person equality before law and equal protection of law. The expression any person means, इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है any person, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है. ऑप्शन है आपके पास citizens and non-citizens living within the territory of India, ठीक है. citizens of India living anywhere, natural person but not artificial persons, या फिर ओनली नेचुरल पर्सन्स. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिटीजन एंड नॉन सिटीजन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है. जैसा कि अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 14 जो है जो भी इंडिया के अंदर, जो भी इंडिया के टेरिटरी के अंदर है उनके सब पे उनको सबको वो प्रोवाइड करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 15 डज नॉट परमिट द स्टेट to make any special provision for one of the following. किस चीज़ के लिए आर्टिकल 15 जो है परमिट नहीं करता है स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए? ऑप्शन है आपके पास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, या फिर शेड्यूल क्लास कास्ट के लिए, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. इनके लिए आर्टिकल 15 क्या बोलते हैं परमिट नहीं करता है. तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है. एज पर आर्टिकल 15 स्टेट डज नॉट परमिट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
So the next question is Article 15 Clause 1 prohibits the state to discriminate against citizen on the ground only of. Article 15 Clause 1 किस किस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करने बोलता? रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे, या फिर सब ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द एक्सप्रेशन इन आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट implying the absence of any special privilege in favor of individuals and equal subject of all classes to the ordinary law. या फिर ऑप्शन बी इक्वालिटी मीन्स सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस. या फिर these two expressions are not applicable to our democratic republic. या फिर ऑप्शन डी वायलेशन ऑफ दिस लॉ विल लीड टू सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंस. इसका आंसर हो जाएगा आपका ए. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट implying the absence of any special privilege in favor of individuals and equal subject of all classes to the ordinary law. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप ऑफ पीपल इन द स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट बैकवर्ड क्लास टू सेटिस्फाई आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इज लेफ्ट टू. किनके ऊपर छोड़ा गया है? द कोर्ट टू डिटरमाइन, द पार्लियामेंट टू डिसाइड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड, या फिर द स्टेट टू डिसाइड. तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर छोड़ा गया है कि कौन कौन से बैकवर्ड क्लास में आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिसाइड द राइट ऑफ इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी इन जनरल टर्म्स, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड एक्सेप्ट. हर एक ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन करने बोलता है, बस एक ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन करने नहीं, मतलब उसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में नहीं बताया गया है. वो है आपका ऑप्शन में देख लीजिए, रिलीजन है, या फिर कास्ट है, या फिर सेक्स है, या फिर एजुकेशन है. तो अगर आप आर्टिकल 16 को पढ़ते होंगे तो उसमें रिलीजन, कास्ट, सेक्स तीनों आता है, लेकिन एजुकेशन नहीं आता है. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एजुकेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज it has been said in many cases like Devdasan versus Union of India that Article 16 should be read with. आर्टिकल 16 को कौन से आर्टिकल के साथ पढ़ना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 332, आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 335, आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 332, आर्टिकल 46 या फिर आर्टिकल 332. ठीक है, कौन सा आर्टिकल होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 335. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 16 क्लॉज 4A विच गिव्स पावर टू द स्टेट टू मेक लॉज रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स वाज एडेड बाई. कौन से अमेंडमेंट में 16 क्लॉज 4A को ऐड किया गया था? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं 75th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 77th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 79th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर 78th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर हो जाएगा 77th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 77th अमेंडमेंट में हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को ऐड किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर आर्टिकल 16 द वर्ड्स एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अप्लाइज. किस पे अप्लाई होता है? ओनली टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ओनली टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जिसमें एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस की बात की जाती है आर्टिकल 16 में, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में बात की जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बात की जाती है. ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन इज अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, या फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 4. जो अनटचेबिलिटी है, जिसको प्रैक्टिस अब नहीं किया जाता, वो कौन से आर्टिकल के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है? ठीक है, तो वो है आर्टिकल 17 के अंदर. आर्टिकल 17 बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में. ठीक है, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर
किया गया तो, अगर अनटचेबिलिटी फॉलो या फिर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया गया तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।